रीमा उमर साहबा से पहला सवाल करते हैं। नूर मुकद्दम केस में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का इख्तलाफी नोट रीमा सामने आया है, जिससे मुतालिक सवाल हो रहा है कि जस्टिस बाकर नजफी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिव इन रिलेशनशिप लिखना चाह रहे होंगे, मेरा ख्याल है, को माशरती बिगाड़ और कानूनी और मजहबी खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसे संगीन समाजी मसला करार दिया है। आपकी इस नोट पर राय क्या है? पहले तो अलीना बहुत से लोग इसको इख्तलाफी नोट कह रहे हैं। ये इख्तलाफी नोट नहीं है, इजाफी नोट है, एडिशनल नोट है जी। उन्होंने कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया है, लेकिन उन्होंने समझा कि उन्हें ये एडिशनल एक नोट लिखना चाहिए जिसमें उन्होंने उसकी कंक्लूजन में ये लिखा है कि जो लिविंग रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक बिगाड़ पैदा करते हैं, उसकी वजह से ऐसे केसेस होते हैं। अलीना, पहली बात तो ये है कि जजेस को इस तरह के कमेंट्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने पहली बार की है। जब इस केस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, इस तरह के रिमार्क्स सामने आए थे और उस पर बहुत मजम्मत हुई, बहुत उस पर आउटरीच हुआ। ख़वातीन के ग्रुप्स, एक्टिविस्ट, वकला, हर जानिब से उसकी मजम्मत हुई। लेकिन अब आप खुद सोचें, उन तक भी पहुंची होगी वो मजम्मत, लेकिन उनके लिए वो काफ़ी नहीं थी। उन्होंने कमेंट्स की हद तक नहीं, अब उन्होंने अपने इजाफी नोट में इन राइटिंग रिकॉर्ड पे डाल दिया कि उनके ये ख्यालात हैं। पहली बात ये, इसका मतलब है ये एक ढीठ नजर आते हैं कि उन्होंने सीखा नहीं जो आउटरीच हो रहा था उससे, और उन्होंने इसको रिटन फॉर्म में ऑन रिकॉर्ड ले आए। दूसरा अलीना, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जजेस को लगता है कि वो एविडेंस और कानून के अलावा ऐसी मॉरल पुलिसिंग पे उतर जाएं, कि पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, कि वो लोगों को एडवाइस देना शुरू कर दें कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह जिएंगे। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मॉरल पुलिसिंग करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वर्ल्ड व्यू आगे ले आए वो। तीसरी और सबसे अहम बात, इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। ये केस एक मर्डर का भयानक केस था, जिसमें एक शख्स ने एक औरत को मर्डर कर दिया था, बीहेड कर दिया था, ट्रिगर वार्निंग। इससे ज़्यादा खौफनाक केसेस कम ही हैं जो सामने इस तरह आते हैं, और जिस तरह हमने एविडेंस में भी देखा। उसमें आपको क्या ज़रूरत है खातून या विक्टिम के बारे में इस तरह बात करने की? ये दिखाता है एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक सेक्सिस्ट सोच जो हमारी अदालतों में अभी भी जजेस में है। और इनको सोचना चाहिए कि हमारी शादी में एक और केस है बहुत फेमस, जिसमें एक हस्बैंड ने अपने इन लॉज के, अपने फैमिली के साथ मिलके खातून को, अपनी बीवी को मार दिया। क्या इस पे भी बात होगी कि शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि शादी इस तरह के जुराइम को पैदा करती है? यहाँ पे इस मुल्क में खवातीन घरों में सेफ नहीं है, खवातीन सड़कों पे सेफ नहीं है, वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में सेफ नहीं है। तो आप उसकी बात कब करेंगे कि क्या हर वक्त खवातीन या वो जो माहौल है या वो रिश्ता है जिसमें वो हैं वो कसूरवार होता है? ये उनका फैक्चुअली भी बिल्कुल गलत है ये क्लेम कि इस तरह की चीज़ें लिविंग रिलेशनशिप्स की वजह से होती हैं। और एक आखिरी बात जो मेरे लिए अब एक बहुत परेशान कुन है कि हमारी हुकूमत ने सोचा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि इन जज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे इतनी एक्सपर्टीज है कि इन्हें आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके आएं। पहले भी हमने बात की है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको ऐसा जज चाहिए जो बस आपकी ताबेदारी करे, इसलिए आपने उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगा दिया। अब आप सोचें कि ये जज हैं जो फैसला करेंगे कि हमारे आइन को किस तरह इंटरप्रेट करना है। बहुत से ऐसे जजेस हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में, हम सेलिब्रेट करते थे उनकी जजमेंट्स जो प्रोग्रेसिव होती थी, जो बात करती थी कि इस तरह के जुराइम में कहीं पे भी खातून का कैरेक्टर या विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, उसके कितने प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को प्रमोट करता है। लेकिन उन जजेस को नहीं चुना गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, इन्हें चुना गया जिनको लगता है कि इस भयानक मर्डर के पीछे उस रिश्ते का या उस खातून के कैरेक्टर का हाथ है। अब आप खुद सोचें हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो मैं कंडेम करूंगी और मजम्मत करूंगी इस बात की, और सोचें उनको भी शायद कुछ फर्क ना पड़े, ना ही उनको अपॉइंट करने वालों को फर्क पड़े, क्योंकि मकसद वेलफेयर या जस्टिस या खवातीन के हुकूक प्रोटेक्ट करना नहीं है इस वक्त अदालती निज़ाम का, मकसद तो कुछ और ही है। बहुत शुक्रिया रीमा। आगे बढ़ते हैं, वक्त की कमी है, जल्दी से उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, सोशल मीडिया पर इमरान खान की ख़राब सेहत से मुतल्लिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सर, आपके पास इससे मुतल्लिक क्या खबर है? आपके देखने वाले जानना चाहते हैं।
अलीना, सोशल मीडिया भी बड़ा खोचल हो चुका है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की छोड़ते रहते हैं। मैंने इसके बारे में चेक भी किया और मैंने अच्छा। सोशल मीडिया पे देखा कि जिस लेवल पर जाके वो कोई उनकी तसव्वुराती परवाज़ भी बड़ी हैरानकुन है कि एक दो जगह पे तो इमरान खान को वैसे ही उन्होंने फौत ही करा दिया हुआ था। तो लेकिन ऐसी मैंने कोई चीज़ें चेक की हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं हमारे जो जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शबीर, वो रोज़ाना उधर जाते भी हैं अडयाला, उनसे भी मेरी बात हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन असल में जो एक चीज़ है ना, ये बातें निकलती कैसे हैं? आप ज़रा एक पैटर्न को नोट कीजिएगा कि जब भी कोई मुलाकातों पर पाबंदी लगती है ना, तो उस दौरान कोई ऐसी बात आती है कि इमरान खान की तबीयत बड़ी ख़राब है। और फिर उस पे कोई एक तरदीद आती है, तो वो कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप उनकी मुलाकात करा दें उनकी फैमिली की, ताकि वो खुद उनसे मिल लें, उनको तसल्ली हो जाए। अभी भी कुछ इस तरह के मसले आ रहे हैं कि जिसमें मुलाकात के हवाले से कुछ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी रूमर मॉन्गरिंग हो रही है, उसका मकसद ये है कि एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, ताकि वो जो एक पाबंदी लगी हुई है या उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, वो वाला मसला जो है वो हल हो जाए इस तरीके से प्रेशर बिल्ड करने से। सर, आप कह रहे पाबंदी लगी हुई है मुलाकातों के ऊपर? ये होता है ना कि कभी चीफ मिनिस्टर है वो मिलना चाह रहा है, उसका कभी उनकी बहन जो है वो रात के टाइम, ये तो हक है ना, जैसे कल बहनों की मुलाकात का दिन था, मिलने देते, इतना क्या मसला है, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? जब मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें तो जन्म लेती हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट टाइम इनका मसला बना था ना बहनों का, उस टाइम ये था कि 2 घंटे का टाइम था, तो उसमें जो इमरान खान के अपने उनके ओहदेदार हैं, जैसे बैरिस्टर गोहर थे या जो सलमान अकरम राजा हैं, वो मिले तो 2 घंटे उन्होंने गुजार दिए, फिर बहनों को उस टाइम टाइम नहीं मिला। तो या तो फिर ये है कि उनका टाइम बढ़ा दें, या फिर ये है कि आपस में इनकी कोई टाइम मैनेजमेंट हो जाए कि कोई 1 घंटा ये मुलाकात कर लें, बाकी जो है वो भी लोग मुलाकात कर लें। लेकिन मुझे तासर ये मिलता है कि इस सारी अफवाह साजी के पीछे ये एक प्रेशर बिल्ड करना है ताकि उनकी मुलाकात कराई जाए। अच्छा जी, हम उम्मीद करते हैं जी खैरियत से हों खान, और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ये सही ना हो। उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि उनकी शब्बीर डार से, एक चीज़ बस बता दीजिएगा, आई नो टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपकी शब्बीर से मुलाकात बात हुई है? और शब्बीर डार साहब ने, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और अडयाला जेल में भी जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन्होंने भी कोई खान साहब से पेशियों के दौरान मुलाकात की या बराह रास्त उनको देखा या कुछ? शबीर से जो मेरी पहले बात होती रहती है ना, उसमें तो वो ये बताते हैं कि उनकी सेहत, जैसे एक तासर है ना कि शायद बड़े कमजोर होंगे, वो कहते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा सेहतमंद है। एक चीज, अच्छा, आज भी ये जो जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन जो अभी अफवाहों के बारे में, तो शबीर ने मुझे पहले ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर दोबारा शबीर ने अडयाला जेल के हुकाम से बात करके मुझे दोबारा से बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, आप लोगों ने चीमा साहब की खबर भी सुन ली और शब्बीर डार साहब की जो ज़राए हैं उनसे क्या बात हुई है वो भी आप लोगों ने सुन ली। शहजाद साहब, आपसे पूछा जा रहा है, पाकिस्तान की नई लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पिछले माली साल बेरोज़गारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर यानी 7.1% तक पहुँच गई है। इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये IMF और मौसमियाती आफात के बायस है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, वजह क्या है? जी अलीना, ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के लिए। IMF की एक रिपोर्ट थी जिसमें उनकी गवर्नेंस, करप्शन और जो नॉन ट्रांसपेरेंट इश्यूज हैं उसकी वजह से बताया गया कि कितना नुकसान है, और अगर इनको अब दुरुस्त करें तो तकरीबन 5.5% हमारी GDP ग्रो कर सकती है। अब ये जो स्लो डाउन वाली बात कर रहे हैं इकबाल साहब, आप ये देखें अगर 21 साल का मतलब क्या है। 21 साल में आप देखें मार्शल लॉ भी लगा, 2009-10 का सैलाब भी आया, 2009-10 का वर्स्ट रिसेशन दुनिया और पाकिस्तान में भी देखा, 3 मरतबा हम IMF के प्रोग्राम पे गए, जिसको नून लीग कहती है, इमरान खान की एक नाअहल हुकूमत थी वो भी आ गई, उसमें कोविड भी आ गया, लेकिन तब भी 7.1% तक हमारी बेरोजगारी नहीं पहुंची थी, लेकिन अब पहुंची है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ ना होने के बराबर है। एक मुल्क जिसकी आबादी 2.5% से बढ़ी हो, उसकी एवरेज ग्रोथ या क्यूमुलेटिव ग्रोथ आप कह लें, वो तकरीबन 4% रही है पिछले 3 साल में, और महंगाई की शरह 50 से 60% रही है पिछले 4 साल में। तो ये असल प्रॉब्लम है जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत लाख कहे कि हम देखें SIC के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ गई है और स्टेबिलिटी आ गई, जो कि यकीनन आई है, अब हम डिफॉल्ट के करीब नहीं है, लेकिन इसके समरात, इसके बेनिफिट्स एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे, इनफैक्ट वो स्ट्रगल कर रहा है। अब हुकूमत का ऐसे में फोकस तो यही होना चाहिए था कि मुकम्मल तवज्जो उनकी इकोनॉमी की बहाली पर हो,
لیکن ابھی بھی معاملہ کیا ہے کہ روز ہفتے میں 2 دن اڈیالہ کے باہر تماشا لگنا ضروری ہے. جو آئینی امینڈمنٹس ہیں اس کے ذریعے اپنی پاور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مزید مضبوط سے مضبوطر کرے جا رہے ہیں, لیکن جو فوکس اس وقت عوام کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا ہے. کئی پرومسز کیے گئے کہ ہم ریفارمز لے کر آئیں گے بڑے ٹیکسیشن میں, لیکن کوئی ریفارم نہیں نظر آ رہا, الٹا ہیراسمنٹ نظر آ رہی ہے. تو احسن اقبال صاحب کی وضاحت نہیں جائز بلکہ ناقابل قبول ہے آپ کے مطابق؟ گروتھ نہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں, وہ تو ایڈمیشن ہے ان کا کہ سلو گروتھ ہے, لیکن سلو گروتھ جو سلو گروتھ ہے اس سے نکلنا تو حکومت نے وہ ڈائریکشن دینا ہے نا. لیکن اس وقت بزنس کمیونٹی سے لے کے زراعت سے لے کے ٹیکسٹائل شعبہ ہو, ایک عام آدمی, سب پریشان نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو ڈائریکشن گروتھ کے لیے چاہیے وہ حکومت دینے میں ناکام رہی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شہزاد. محمد علی صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کل ہی ایک واقعہ سامنے آیا ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا نئی انسدادی دہشت گردی حکمت عملی کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے؟ کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا پارلیمان کو دہشت گردی کے خلاف زیادہ مؤثر اور مربوط اقدامات کے لیے اعتماد میں لینا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاک افواج جو ہیں وہ کائنیٹک یا انٹیلیجنس بیس آپریشن تو پاکستان کے پورے طول و عرض میں کر رہے ہیں. اس سال کل ہمیں ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ 1 سال کے دوران 67,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے ہیں. روزانہ تقریباً 233 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ان کے دیرپا اور فیصلہ کن خاتمے کے لیے ضروری لیکن کافی نہیں ہے. اس کے لیے جو وجوہات ہیں جس کے ذریعے سے دہشت گردی کی سہولت کاری کی جاتی ہے, ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے, ذہن سازی کی جاتی ہے, نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, یہ وہ تمام کام ہیں جو کہ ہمارے صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ کرنے کے ہیں. اور بہت میں سمجھتا ہوں یہ مفید ہو سکتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی اعتماد میں لے اور یہ پوری کوشش کی جائے کہ تمام مکاتب فکر ہوں, تمام دینی علماء ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, وفاق المدارس ہو, ان سب کو ساتھ لے کے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہو اور پارلیمان, یہ مل کر جو ہے ایک فیصلہ کن حکمت عملی بنائیں جس کے ذریعے سے ان وجوہات کا بھی خاتمہ کیا جائے جس کے ذریعے سے مالی معاونت, ذہن سازی یا نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے بغیر یہ وجوہات حکمت عملی. سر, کل آپ جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر سے کیا کچھ کلیئرٹی نکل کے آئی ہے کہ حکمت عملی ہماری کیا ہے, خاص کر یہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, کل اس لحاظ سے مختلف بریفنگ تھی کہ جو کے پی کے کی صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے تشویش اسٹیبلشمنٹ میں پائی جاتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے عدم تعاون کی وجہ سے, خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن کل ایک زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے گئے جس میں خصوصاً جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, جو دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہیں اور کامیابیاں ہیں, ان کا موازنہ کے پی کے ساتھ کیا گیا. اور اس میں دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ ان 67,000 میں سے تقریباً 56,000 کے قریب جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں وہ بلوچستان میں کیے گئے ہیں. بلوچستان میں کہیں زیادہ آپریشن بھی کیے گئے ہیں اور زیادہ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں, ہزاروں دہشت گردوں کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ 36 میں سے 27 جو بلوچستان کے اضلاع ہیں ان کو بی ایریا سے اے ایریا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب وہ باضابطہ طور پہ پولیس اور سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ قانون کی عملداری کافی تقریباً 86% بلوچستان کی آبادی کے علاقوں میں قائم ہو چکی ہے. تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ ثابت کرنے کی ان حقائق کے پیش نظر کوشش کی کہ کے پی کے میں بھی اگر وہاں کی لوکل گورنمنٹ, کانسٹیٹوئنسیز اور جو صوبائی حکومت ہے وہ بھرپور انداز میں تعاون کرے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مثبت اور زیادہ حوصلہ افزا نتائج دہشت گردی کے خلاف حاصل ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً ان کی جو تشویش تھی وہ مالی معاونت کے حوالے سے تھی. آپ کے لیے اہم ٹیک اوے تھا اور یہ بڑی اہم بات ہے سر, آپ کے کل کی میٹنگ میں آپ کا ٹیک اوے یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے دہشت گردی سے متعلق کردار کے اوپر بڑی تشویش پائی جاتی ہے.